मैं डॉक्टर मंजू कंछल, BA थर्ड ईयर हिस्ट्री, पेपर सेकंड, टॉपिक 6, नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय। इसके पूर्व के वीडियो में हमने निरंकुश राजतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे निरंकुश राजतंत्र के उदय के कारण, यानी जो ये नए निरंकुश राजतंत्र यूरोप के कई देशों में स्थापित हुए, इनके उदय के या इनके प्रारंभ होने के क्या कारण थे, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। और इन विभिन्न कारणों में जो कि इतिहासकारों के विचारों के माध्यम से संकलन किया गया है, उसमें सबसे पहला कारण है राजा और व्यापारियों में समझौता। पहला कारण क्या है? राजा और व्यापारियों में समझौता। इसके बारे में पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी कि 10वीं से 12वीं शताब्दी तक यूरोप में व्यावसायिक नगरों का उदय हुआ, जिसने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि जो मध्यम वर्ग था, उस मध्यम वर्ग ने इस व्यापार वाणिज्य के विकास में, इसकी समृद्धता में सबसे अधिक योगदान प्रदान किया और इतना धन कमाया कि वह पुराने शासक वर्ग मैं इसलिए कह रही हूँ, पुराने शासक वर्ग कौन थे? सामंत। और इन सामंत वर्ग को पुराने शासक वर्ग इसलिए कहा है क्योंकि ये राजाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और इसी कारण ये लगभग उनके समकक्ष हुआ करते थे। और केवल मध्य युग के बाद, 12वीं शताब्दी के बाद 15वीं-16वीं शताब्दी में केवल मध्यम वर्ग का वाणिज्यिक वर्ग ही ऐसा था जो कि इनको चुनौती दे पाया, इनसे संघर्ष कर पाया। और वो संघर्ष किसकी सहायता से कर पाया? वह राजाओं के सहयोग से कर पाया। और यह जो वर्ग था, इसने जो विचार किया, मंथन किया, उसके आधार पर यह वर्ग चाहता था कि केंद्रीयकृत सरकार हो, देश में सरकार का केंद्रीयकरण हो। अब ये वर्ग ऐसी इच्छा क्यों रखता था? उसका एक प्रमुख कारण था कि जो सामंत अपनी मनमानी करते हैं, यह सामंतों की जो मनमानी है, अगर सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तो उनकी मनमानी, उनकी जोर ज़बरदस्ती, उनका शोषण, उनकी लूटमार, यह राजाओं के माध्यम से समाप्त की जा सकती है। और अगर राजा शक्तिशाली होंगे तो ये सारी सामंतों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसी कारण इन्होंने केंद्रीकृत सरकार का समर्थन किया। दूसरा, एक और जो व्यापारी वर्ग ने मंथन किया वो ये है कि यदि राजस्व बढ़ाने में व्यापारी वर्ग राजाओं की सहायता करता है तो उस धन की सहायता से राजा अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा सकता है और सामंतों का दमन कर सकता है। तो दूसरा इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य व्यापारियों को जो था वह यह था कि राजाओं को इतना धन दिया जाए व्यापारी वर्ग के द्वारा कि वह अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा ले और सैनिक शक्ति को बढ़ाकर सामंतों का दमन कर दे, जिससे कि जो सामंतों के द्वारा शोषण किया जाता है वह शोषण समाप्त हो जाए। और इस संबंध में राजाओं और व्यापारियों में, क्योंकि राजाओं का जो वर्ग था वह भी पीड़ित था सामंतों की समस्याओं से और सामंतों के हम कह सकते हैं कि उनकी निरंकुशता से, और इसी कारण दोनों के बीच में एक गठबंधन हुआ, यानी एक समझौता हुआ। और उस समझौते के अनुसार जो उन्होंने निश्चित किया उसमें
व्यापारिक वर्ग ने धन से राजाओं की सहायता की और सेना की टुकड़ियों के माध्यम से सामंतों पर अंकुश लगाने में भी राजाओं की सहायता की। अब इन्होंने यानी व्यापारिक वर्ग ने तो इस प्रकार से धन के माध्यम से और सैनिक टुकड़ियां देकर राजा की सहायता की। उसके बदले में राजा ने क्या सहायता की, यदि इसको हम देखें तो राजाओं ने जो व्यापारी वर्ग विदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर व्यापार का कार्य करते थे, उनकी इस व्यापार के कार्य को आगे बढ़ाने में सुविधाएं प्रदान की और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की और अपने देश में रहकर व्यापारी वर्ग कल कारखाने स्थापित कर सकते थे और राजाओं ने उनको इन कल कारखानों को स्थापित करने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई, अनुदान के रूप में दी। इस प्रकार से दोनों ने, व्यापारी वर्ग ने और राजाओं ने मिलकर इस प्रकार का गठबंधन ने किया कि एक ने धन से और सेना से राजा की सहायता की और राजा ने सुविधाएं देकर, भूमि अनुदान देकर व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन को बढ़ाया। और इस प्रकार से 15वीं शताब्दी के अंत का जो इतिहास हम देखते हैं, उस इतिहास में यूरोप के विभिन्न देशों में केंद्रीकृत सरकारों की स्थापना हुई और ऐसे राज्यों का उदय हुआ जो कि पहले के राज्यों से बिल्कुल भिन्न था। तो इस निरंकुश राजतंत्रों के उदय में सबसे अधिक जो योगदान दिया इस व्यापारिक वर्ग ने प्रदान किया। दूसरा इनके उदय का जो कारण था वह है धर्म युद्धों का योगदान। अब धर्म युद्ध के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। पुनर्जागरण काल में, धर्म सुधार आंदोलन में, वाणिज्यवाद में, सभी में इसका अध्ययन हम कर चुके हैं कि धर्म युद्ध क्या थे। आप सभी जानते हैं कि ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में 200 साल तक जो युद्ध हुआ उसको हम धर्म युद्धों की संज्ञा देते हैं। अब धर्म युद्धों के जो परिणाम थे वो परिणाम क्या निकले? धर्म युद्धों का जो प्रमुख परिणाम निकला वो ये था कि इस यूरोप के विभिन्न देशों के इस युद्ध में जो सामंतों ने और उनके सैनिकों ने जो भाग लिया, उस युद्धों में कई सामंत मारे गए, कई सामंतों के सैनिक मारे गए और इसी कारण जो बचे हुए सैनिक थे या सामंत थे वह वहीं बाहर जाकर बस गए। और इसी कारण एक पहला परिणाम इन धर्म युद्धों का क्या निकला कि जो धर्म युद्धों में सामंत और उनके सैनिक लड़े, जिसमें से कई सामंतों और सैनिकों की मृत्यु हो गई और कहीं दूर जाकर बस गए। अब कुछ सामंत यहाँ बचे उस देश में, तो उनका लाभ राजाओं को प्राप्त हुआ। कैसे लाभ प्राप्त हुआ? उसमें राजाओं ने जो शेष बचे हुए सामंत थे, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई थी, उन सामंतों की शक्ति का दमन आसानी से कर दिए, क्योंकि संख्या में वो बहुत कम थे। और उसका परिणाम ये निकला कि लंबे समय तक यह निरंकुश शासन व्यवस्था आसानी से सफलतापूर्वक अपना काम करती रही और इन व्यवस्थाओं ने, शासकों की इस व्यवस्था ने काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन लाने का कार्य किया और इसके कारण निरंकुश शासन व्यवस्था में पूर्वी देशों का भी योगदान रहा और पूर्वी देशों में जो आवश्यक तत्व थे उन तत्वों को यूरोपीय शासकों ने सीखा और उनको अपनाया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्रों के उदय में धर्म युद्ध ने भी महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। तीसरा जो कारण रहा वह है चर्च का राजाओं को सहयोग। एक चर्च क्या है?
ईसाई धर्म की एक धार्मिक बॉडी है। और उसमें किस प्रकार से उसने योगदान प्रदान किया चर्चों ने, उसमें पहला जो उन्होंने योगदान प्रदान किया कि जो ये ईसाई धर्म के धार्मिक चर्च थे, आप सभी जानते हैं धर्म सुधार आंदोलन के समय हमने पढ़ा था, और उसमें मध्य युग की धार्मिक क्षेत्र में जो पूर्व की स्थिति थी उसमें यह भी हमने देखा था कि चर्च के जो पदाधिकारी थे या यूरोप का जो पूरा ईसाई जगत था, उसकी यह इच्छा थी कि ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार यूरोप के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाए। और इसके लिए उन्हें किसकी सहायता की आवश्यकता थी? राजाओं की सहायता की या शासकों के सहायता की आवश्यकता थी। जब तक वह राजा या शासक सहयोग नहीं करेंगे, वह अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार दूसरे देशों में नहीं कर सकते थे। सामंतवाद जो मध्य युग में पाया जाता था, उस समय देशों में सामंती व्यवस्था के कारण अराजकता थी, अव्यवस्थाएं व्याप्त थी, और इसी कारण चर्च अपने इस उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए थे, और वो इन अव्यवस्थाओं से, अराजकता से, चर्च से असंतुष्ट पाए जाते थे। और इसी कारण चर्च ने निरंकुश राजतंत्र का, निरंकुश राजाओं का समर्थन किया, सहयोग किया, और सामंतों को सहयोग प्रदान नहीं किया। और इस प्रकार से इस धार्मिक संगठन के द्वारा, चर्चों के द्वारा जो सहयोग दिया गया, उससे राजाओं को धार्मिक संबल प्राप्त हुआ और धर्म भी उसके साथ रहा। चौथा जो इसका कारण है, धर्म सुधार आंदोलन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। धर्म सुधार आंदोलन का जो टॉपिक है, इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं, और उसमें कैसे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां पाई जाती थी, उन बुराइयों को किस प्रकार से समाप्त करने के लिए कई प्रणेता उठ खड़े हुए जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, और धर्म में जो आडंबर पाए जाते थे उनके विरुद्ध खुलेआम आवाज़ उठाना शुरू किया। तो ये धर्म सुधार जो आंदोलन था, जो धर्म की जो बुराइयां समाप्त करने के लिए जो विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किए गए, उन्होंने भी राजतंत्र को सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अब किस प्रकार से किया? धर्म सुधार आंदोलन के कारण किस प्रकार से इन राजाओं को लाभ की प्राप्ति हुई या प्रेरणा प्राप्त हुई या सहयोग प्राप्त हुआ? तो उसमें पहला जो सहयोग उन्होंने दिया धर्म सुधार आंदोलन ने, वह था कि अब धर्म विरोधियों ने राजा को यह सहयोग प्रदान किया कि राजाओं को पोप के प्रभुत्व से मुक्त होकर पूरे देश में अपने देश का राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करने चाहिए। यानी अब हर देश में, यूरोप का कोई भी देश हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, उसे अपने देश में अपने देश के राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करनी चाहिए और पोप के प्रभुत्व से प्रशासनिक दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। दूसरा उसको सहयोग क्या प्राप्त हुआ? चूँकि धर्म सुधार आंदोलन में आपने अध्ययन किया था कि कैथोलिक धर्म से संबंधित जो बड़े बड़े चर्च थे, मठ थे, उनके पास अत्यधिक धन प्रचुर मात्रा में पाया जाता था और भूमि भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, और उसका उपभोग पादरी और पोप अपने ऐशो आराम में करते थे। तो अब इन विरोधियों ने इस दृष्टि से राजाओं को सहयोग दिया कि इनके पास, कैथोलिक चर्चों के पास जितनी भी संपत्ति है और मठों के पास जितनी भी भूमि है, उन पर राजाओं को अधिकार कर लेना चाहिए, जिससे राजाओं को धन प्राप्त होगा और भूमि प्राप्त होगी। तीसरा, इस दृष्टि से उन्होंने सहयोग दिया कि राजाओं को दोनों
क्षेत्रों में, दोनों विषयों पर, चाहे वो धार्मिक विषय हो चाहे गैर धार्मिक विषय हो यानी प्रशासनिक विषय हो, दोनों विषय में ही राजा को अपनी सर्वोच्चता स्थापित करनी चाहिए। यानी चाहे धार्मिक मामला हो चाहे गैर धार्मिक प्रशासनिक या न्यायिक मामला हो, उसमें राजा के विचार सर्वोच्च हैं। इस प्रकार की स्थापना, विचारों की स्थापना राजा को करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर इन सारे विचारों पर या इस सहयोग के आधार पर राजा इसे इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी राजनीतिक सत्ता सुदृढ़ होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से निरंकुश राजतंत्रों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद एक और जो इसका कारण है वह है राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। यूरोप के देशों में 16वीं शताब्दी तक आते आते अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना, उसकी शक्ति की भावना, सर्वोपरिता की भावना उनमें आई और इन राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में प्रमुख रूप से कई कारणों ने योगदान दिया। अब वो कारण कौन कौन से थे? उनमें से एक कारण था वाणिज्यवाद, भौगोलिक खोजें, उपनिवेशवाद, देशज भाषाओं का विकास। इन सभी कारणों ने प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावनाओं के विकास को जागृत करने में विशेष सहयोग प्रदान किया। और इन सभी कारणों का विस्तृत रूप में हम पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं। अब प्रत्येक नागरिक या देश, किसी भी देश का हर व्यक्ति ये इच्छा रखने लगा कि उसका देश उन्नति करे, समृद्धि करे और इस संबंध में प्रयास करें। यानी राष्ट्रीय भावना का आपको मतलब पता है कि अपने राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठता की भावना, सम्मान की भावना जो होती है उसको हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। पहले मध्य युग में क्या प्रवृत्ति थी कि धर्म की प्रधानता पाई जाती थी, सामंती तंत्र पाया जाता था और इसी कारण जो देश का नागरिक है वह कुछ भी अपने राष्ट्र के प्रति भावना नहीं रख पाता था, सोच नहीं पाता था, विचार नहीं कर पाता था। और अब इन सब धर्म के स्थान पर, सामंत तंत्र के स्थान पर व्यक्ति के लिए क्या सर्वोपरि हो गया? राष्ट्र सर्वोपरि हो गया, राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब इस प्रकार से जो राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न हुई उसने राजतंत्र को सबल बनाने में सहयोग दिया। क्यों सहयोग दिया? कैसे सहयोग दिया? कि जो राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? राजतंत्र करेगा, शासक करेगा। और जब तक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं होगी तब तक राष्ट्र सर्वोपरि नहीं हो सकता है। और इसी कारण आम जनता ने भी राजतंत्रवादियों को सहयोग प्रदान किया। तो ये था आपका राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के कारण निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य युग में और 16वीं शताब्दी तक एक और जो भावना थी या एक और जो सिद्धांत था वो पूरे यूरोप में प्रचलित था। और वो सिद्धांत क्या था? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से मतलब है कि ईश्वर के द्वारा कुछ व्यक्तियों को, प्रमुख व्यक्तियों को पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है और उसे उस देश में शासन करने का अधिकार ईश्वर प्रदत्त है।
इस भावना को, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और उस प्रतिनिधि के रूप में प्रजा का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि यानी राजा के विरुद्ध कोई विरोधी कार्य नहीं करें और उसके विरुद्ध बोलने का प्रजा को कोई अधिकार नहीं है। इसके संबंध में हमें यूरोप के जो विभिन्न देशों के विचारक हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में अलग अलग तरीके से सर्वसम्मति से इस सिद्धांत का समर्थन किया है। एग्जाम्पल के रूप में आप इंग्लैंड का देख सकते हैं। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम, उसने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि ईश्वर क्या है, इसकी आलोचना करना, इसकी नास्तिकता या पाखंड का प्रदर्शन करना, इस प्रकार प्रजा के हृदय में राज्य के कार्यों की आलोचना का विचार करना, राजा का अपमान करना, अनादर करना और तिरस्कार करना है। यानी इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के राजा के द्वारा अपनी प्रजा को इस सिद्धांत के आधार पर यह संदेश प्रसारित किया गया है कि जिस प्रकार हम ईश्वर की आलोचना नहीं करते हैं, उनके तक पहुंचने के जो विभिन्न साधन अपनाते हैं, चाहे वह पाखंड हो, चाहे नास्तिकता हो, जो कुछ भी हो, उसका प्रदर्शन हम करते हैं, तो उसका विरोध नहीं कर सकते। उसी प्रकार से चूंकि राजा भी ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसकी नीतियों का विरोध अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो इसका मतलब राजा का अपमान करना, अनादर करना और तिरस्कार करना माना जाएगा और राजा को ये अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति को वो दंडित कर सके। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने भी राजा की शक्ति को निरंकुश राजतंत्रों की सुदृढ़ता में सहयोग प्रदान किया। इसके बाद एक और जो इसका उदय का कारण पाया जाता है, वो कारण है लेखकों का योगदान। यानी पुनर्जागरण काल से लेकर धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद, इन सब के काल के अंतर्गत 15वीं शताब्दी तक आते आते, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक अनेक यूरोप के ऐसे लेखक विद्वान हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान किया। राजाओं की शक्ति, निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करने में अपना योगदान प्रदान किया। उसमें एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले लेखक जिसका हम नाम लेते हैं वो है दांते। और दांते ने जो अपनी पुस्तक लिखी, उनकी पुस्तक का नाम है दी मोनार्किया या दी मोनार्किया यानी राजतंत्र। और उसमें एक अपना जो मत इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने दिया है, उसमें है कि अगर किसी देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जानी है तो उसका एकमात्र साधन है गैर धार्मिक विषयों में राज्य शक्ति को सर्वोच्च होना चाहिए। इसका मतलब समझे कि किसी देश में शांति और व्यवस्था तभी तक कायम रह सकती है जबकि वहाँ पर प्रशासनिक विषयों में राजा की शक्ति और राज्य की शक्ति सर्वोच्च हो। ये दांते ने अपनी पुस्तक के माध्यम से संदेश प्रसारित किया है। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, मैकियावेली का आपने नाम सुना होगा। उसकी पुस्तक का नाम है दी प्रिंस, और जो कि राजनीति से ही संबंधित है। इसमें मैकियावेली ने जो लिखा है वह है शासक को एक निरंकुश व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है
और उसका ये मानना है मैकियावेली का कि अच्छे कार्यों के लिए शासक को यदि निर्दयता और छल कपट का भी सहारा लेना पड़े तो उसे नहीं घबराना चाहिए। यानी अच्छे राज्य या अच्छे शासक की ये निशानी है कि वह चाहे निर्दयी बने और छल कपट का सहारा ले, लेकिन शासक सर्वोच्च माना जाए। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार है बोडिन, जिसने अपने उनके ग्रंथ का नाम है दी स्टेट में उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वह है कि संप्रभु राजा को सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि वह सभी कानूनों का स्रोत है। इसका मतलब समझ में आया कि जो शासक सर्वोच्च है उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के नियंत्रण से हमारा मतलब है धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सभी कानूनों से ऊपर है और वह तभी अच्छे से शासन कर सकता है जबकि वह नियंत्रणों से मुक्त रहे। इसके अलावा एक और राजनीतिज्ञ का आपने नाम सुना होगा, होब्स, जो बेहद प्रसिद्ध है और उनकी पुस्तक या उनकी रचना का नाम है लेवियाथन। और उन्होंने लेवियाथन नामक ग्रंथ में राज्य की सार्वभौमिकता और राज्य के सर्वोपरि नियंत्रण और अधिकार का समर्थन किया है। और इसका मतलब है कि राज्य सार्वभौमिक है और सर्वोच्च है, सभी नियंत्रणों से मुक्त है और उसके पास सर्वोपरि अधिकार है। ये होब्स महोदय ने अपनी पुस्तक में बताया है। अब निष्कर्ष रूप से यदि इन सब विचारों का मंथन यदि हम करते हैं तो निष्कर्ष यह निकला कि राज्य सर्वोच्च है। एक लाइन में यदि हम कहें तो राज्य सर्वोच्च है और राजा उसका अस्तित्व है और वह उसका ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह कानून से ऊपर है। और इसी कारण निरंकुश राजतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के मन में निष्ठा और विश्वास की भावना इसके कारण जागृत हुई। यानी इसका लाभ क्या हुआ? इन लेखकों के विचारों को पढ़कर जनता में ये भावना आई कि वह राजा में विश्वास रखे, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखे और पूरी निष्ठा अपनी इनके प्रति प्रदर्शित करें। और पोप और सामंतों का जो राजनीतिक नियंत्रण है उससे जनता का इसके कारण विश्वास समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसने भी, लेखकों के विचारों ने भी निरंकुश राजतंत्र के उदय में विशेष योगदान प्रदान किया। अंतिम जो इसके उदय का कारण है वो है आपके कि उस काल में 16वीं शताब्दी तक आते आते 15वीं-16वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं कि यूरोप के जो प्रसिद्ध देश थे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस आदि को हम ले सकते हैं, वहाँ पर इन राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना होने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई और उसने भी निरंकुश राजतंत्रों के उदय में योगदान दिया। और वो नवीन जो राजवंश इन देशों में स्थापित हुए उनके नाम क्या थे? उसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें, इंग्लैंड में उस वंश का नाम था ट्यूडर वंश। इसी प्रकार से फ्रांस में इस वंश का नाम था कपोत वंश और रूस में इसे रोमानोव वंश के नाम से जाना गया और फ्रांस में बाद में बूर्बो वंश का उदय हुआ, जिसका अध्ययन हम फ्रांस की राज्य क्रांति के समय में करेंगे। अब इन राजवंशों ने लंबे समय तक, वर्षों तक अपने देश में
अपने अपने राज्यों में निरंकुश सत्ता की स्थापना की और उस सत्ता को, उन राज्यों को जनता के द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के विभिन्न देशों में निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। इस प्रकार से हमने 2 प्रकार से निरंकुश राजतंत्रों के बारे में अध्ययन किया, राजतंत्र की विशेषताएं और राजतंत्रों के उदय के कारण। इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित एक क्विज और असाइनमेंट दोनों आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले जाएंगे, जिसमें क्विज में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसका 1 वर्ड में 4 जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें से एक को चुनकर, सही उत्तर को चुनकर आपको अपना जवाब व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। इसके पूर्व पर भी 2 क्विज बनाकर व्हाट्सएप पर डाली गई थी, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो सभी छात्राओं से ये कहना है कि पूरे टॉपिक को PDF के माध्यम से जब आपको दे दिया जाता है तो उसका आप अध्ययन करें, पढ़ें, और ये कार्य आपके लिए ही किया जा रहा है। और इन क्वेश्चंस का जवाब दें, क्विज का जवाब दें, और असाइनमेंट के लिए जो अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसका उत्तर भी अपने पास लिखकर रखें, तो जब हमें आवश्यकता होगी हम आपसे मांग लेंगे। थैंक्स सबको।